नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। महाराष्ट्र को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। डेप्यूटी सीएम अजित पवार, उनका निधन हुआ और उसके बाद आकस्मिक निधन हुआ, सामयिक निधन हुआ और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। ये तमाम घटनाक्रम, तमाम दिग्गज लोग वहाँ पर राजनीति के पहुँचे हुए थे। अब बात एनसीपी की कमान देने की भी आ रही है, तो सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी हैं, उनका नाम इस वक्त आगे चल रहा है। विलय की बातें भी आ रही हैं कि एनसीपी में विलय हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य आया है, अब वो हलचल मचाने लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य आया वो हलचल मचाने लगा और सबसे ज़्यादा तनाव में है जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। और तनाव देने की वजह ये है कि एक बैलेंस चल रहा था। महायुति की सरकार में एक बैलेंस था। एक काम करते हैं, एक बयान पहले मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद ये चर्चा अपन शुरू करेंगे। विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने एक मजबूत और बड़े दिल वाले दोस्त को खो दिया। व्यक्तिगत तौर पर यह बड़े दिल वाला और मजबूत और भरोसेमंद दोस्त क्या होता है? दरअसल वो दोस्त सिर्फ विपक्ष से नहीं बचा रहा था, वो सिर्फ सत्ता को नहीं बचा रहा था, वो उनसे भी बचा रहा था जो बार्गेनिंग के एक्सपर्ट हैं या तगड़ी बार्गेनिंग करते हैं या बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे। दरअसल ये पूरा जो शक्ति संतुलन है उसकी धुरी एक तरह से अजित पवार, अजित दादा थे और वो धुरी अब लड़खड़ा गई है। इसी वजह से सबसे ज्यादा चिंता में अगर कोई है तो वो है फडणवीस। बीजेपी, सेना और एनसीपी, इस पर ये सरकार टिकी हुई है। संख्या बल भले ही 40 से थोड़ा 41 के आसपास एनसीपी का है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ संख्या बल मायने नहीं रखता है सरकार चलाने के लिए। कई बार वो एक मजबूत दोस्त की तरह, ये दोस्ती कहां से शुरू होती है? दोस्ती शुरू होती है 2019। 5:30 बजे राष्ट्रपति को जगाया जाता है, 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन में जाकर कहा जाता है कि शपथ लेना है, एनी हाउस करना है। और देवेंद्र फडणवीस करीब करीब 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं। ये सरकार ज्यादा नहीं चली, 72 से 80 घंटे का ये पूरा कार्यकाल था, इतनी ही ये सरकार चली। लेकिन दोस्ती बहुत मजबूत होती चली गई, दोस्ती बहुत मजबूत होती चली गई। और सबसे बड़ी बात कि अजित पवार जिस तरह के नेता थे, जिस कद के नेता थे और जो उन्होंने काम किया, चाहे सहकारिता में, ग्रामीण इलाके में, एनसीपी को मजबूत करने में, गुटों, अलग अलग गुटों को साधने में, वो उनका सबसे बड़ा कौशल था। और वो यहां पे भी काम आ रहा था। किसके काम आ रहा था? फडणवीस के काम आ रहा था। और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा भरोसा उन पर किया करते थे। और ये दोस्ती कहां से शुरू होती है? वही 70-80 घंटे की जो सरकार चली थी 2019 से। 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत की, ठीक वैसे ही जैसे 2022 में शिंदे ने बगावत की थी। शिवसेना को उन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उसी तरह से अजित पवार ने भी ये बगावत की। और बार बार ऐसे मौके आए कि जो पवार है, अजित पवार यानी दादा, वो फडणवीस की ढाल बनते रहे। अब 2024 का घटनाक्रम याद करिए। अच्छा खासा जनादेश मिला, बहुमत मिला, बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, अंदर खाने खींचतान चल रही थी, सब यही बातें कह रहे थे। लेकिन एक दिखाने के लिए ये तीनों नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। कौन कौन? देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे। सवाल जवाब चलते रहे। एकनाथ शिंदे से पूछा गया, उन्होंने कहा कि शाम तक इंतजार, ये वाली बात उन्होंने कही। तभी अजित पवार फटाक से कहते हैं कि शिंदे के बारे में शाम तक पता चल जाएगा, मैं शपथ लेने के लिए तैयार हूं। शक्ति संतुलन, जब 2 लोग एक तरफ आ गए तो फिर शिंदे वो उस दमदारी के साथ बार्गेनिंग मोड में रह नहीं पाए। आखिरकार शिंदे को पूछना पड़ा और 2 हफ्ते बाद फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीति निर्णय में उनकी बहुत अहम भूमिका हुआ करती थी। बहुत जो सहकारिता आंदोलन का उनका जो तजुर्बा था, एग्रीकल्चर से जुड़ा तजुर्बा था, जल संसाधन को लेकर जुड़ा जो तजुर्बा था, क्योंकि कई सरकारों के साथ उन्होंने काम किया, बतौर उप मुख्यमंत्री काम किया और बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे काम किया, वो इस नई सरकार की नीतियों में नजर आने लगा, फैसलों में नजर आने लगा। अब फडणवीस और शिंदे 2 ध्रुव बचे। और शिंदे जो है, अब जैसे निगम चुनाव का ही मामला ले लीजिए, बीजेपी ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहती थी, 100 से ज्यादा सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारना चाहती थी।
शिंदे आला कमान के पास चले गए। वो शिंदे ही हैं जिन्होंने अपने जो पार्षद हैं उन्हें बंद कर दिया था। वो शिंदे ही हैं कि आला कमान के पास चले गए। आला कमान ने तब कहा कि नहीं, शिंदे को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। वो ठीक है कि उनका जो निगम चुनाव में जो सक्सेस रेट रहा शिंदे की पार्टी का वो डाउन रहा, बीजेपी का बहुत अच्छा स्ट्राइक रहा, बट फिर भी बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाई। तो इस तरह से शिंदे जो हैं वो इस तरह से बार्गेन करते हैं मुद्दों को लेकर। उनकी जो सौदेबाजी की ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अजित पवार बीच में नहीं है, क्योंकि अजित पवार ढाल बन जाया करते थे। कहा यह भी जा रहा था कि भाई रोटेशन की बात कर ली जाए, 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला कर लिया जाए। हाल ही के जो बीएमसी निगम चुनाव उसमें महापौर को लेकर भी यही बात सामने आई। शिंदे ने तो अपने नेताओं को, जो जीते हुए पार्षद थे, उन्हें होटल में शिफ्ट कर लिया था, तब भी ये बात निकलकर सामने आई कि ऑल इज नॉट वेल। पर तब अजित पवार थे एक ढाल की तरह। ठीक वैसे ही जब 2024 में मुख्यमंत्री का पद फडणवीस को चाहिए था। अब सबसे बड़ा जो सवाल बचा रहेगा वो यही बचा रहेगा कि महाराष्ट्र की सत्ता में किस तरह की खींचतान देखने को मिलेगी। शिंदे बहुत सख्त मिजाज नेता है, जबकि अजित पवार, आप देखिए कि वो 2019 में फडणवीस के साथ नजर आते हैं, फिर उद्धव के साथ मिलकर वो सरकार में नजर आ जाते हैं। तब भी दोनों के बीच रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई, शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के रिश्तों में। उसके बाद वो वापस 2023 में एनसीपी को तोड़कर फडणवीस के साथ आ जाते हैं, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। 2024 में जब फडणवीस को एक्चुअल जरूरत थी, और शिंदे हार्ड बार्गेनर कहलाते हैं, बहुत सख्त हैं वो इन मामलों में, आपने देखा ही उनके मिजाज में है ये, तब अजित पवार ने कह दिया मैं तो शपथ लेने के लिए तैयार हूं। मतलब 2 लोग तैयार हैं, तो ये 3 का जो शक्ति संतुलन है ये बिगड़ा हुआ है। अब क्या होगा वो महाराष्ट्र की राजनीति तय करेगा। नमस्कार।